वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सह पैर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, मैं इस शो में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात पर, इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू होने से पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज भी बेशुमार कॉलर्स हैं जो कि लाइन्स के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक, यस। हेलो। मुझे दो सवाल पूछने हैं प्लीज। मेरे पेरेंट्स इधर आए हुए हैं 6 months विजिट, फैमिली विजिट, एंड दे आर क्वाइट ओल्ड एंड दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस फॉर मी टू अप्लाई फॉर देम टू स्टे परमानेंटली। तो मुझे पूछना है कि व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर देम? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। शुड आई अप्लाई इमीडिएटली? जस्ट नाउ देव कम ओनली सिंस अ वीक, और शुड आई वेट टिल द एंड ऑफ द 6 months आर ओवर, like close to the end of the 6 months, and then apply that time? And second question is, how long will the Home Office take to decide कि yes, no क्या बोलेंगे वो, और अगर ना बोलेंगे तो do I have a chance to appeal or whatever? तो ये मेरे दो छोटे छोटे सवाल है प्लीज। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उनके पास 6 मंथ का वीज़ा है, तो ड्यूरिंग 6 मंथ आप एनी टाइम अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप अभी अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं, अगर कुछ अर्से बाद अप्लाई करना चाहें फिर भी कर सकती हैं। और जब आप ऐसी एप्लीकेशन करें तो आमतौर पर विद इन 3 मंथ्स यानी 13 वीक्स में तकरीबन इस केस का फैसला हो जाता है। तो देख लें, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो आप एनी टाइम एप्लीकेशन कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक साहब, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर मलिक साहब, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इधर मुझसे बात करें। तो ये मैंने पूछना था कि ये जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन है। नहीं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लाइन मुझे काटना पड़ेगी आपकी। नहीं, नेशनलिटी की जो नहीं काटना नहीं पड़ेगी। जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन है उसको जो डिसीजन करने में कितना टाइम लगाते हैं, और जो दूसरा है, जो अगर हाँ या ना में डिसीजन आता है, जो अगर ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना हो तो उसको कितना टाइम लगता है? ठीक है जी, आपकी कल ठीक है जी, आपकी कल का शुक्रिया। असल में जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो आम तौर पर वो कहते हैं कि 2.5 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 2-1 महीने में नेशनलिटी आ जाती है। और जब नेशनलिटी आ जाए उसके बाद जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो उसमें भी 1-2 वीक लगते हैं, लेकिन अगर एमरजेंसी में हो तो आपको 2-4 दिनों में भी बनाकर दे सकते हैं। लेकिन उसमें आप समझे कि 1-2 वीक पासपोर्ट के लिए लगेंगे, नेशनलिटी के लिए 2 से 2.5 माह लगते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने अप्रैल 2010 में FLRO की एप्लीकेशन दी थी, जिसका मुझे रिफ्यूजल लेटर, सॉरी, एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल गया था। अच्छा। तो मेरा बच्चे के बिना वो दी थी, और मैंने पिछले माह उनको न्यू डॉक्यूमेंट्स भिजवाए, फर्दर डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। तो होम ऑफिस को फोन किया है कि आप मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, लेकिन उन्होंने फोन किया कि आपकी एप्लीकेशन तो 2 माह बाद ही हमने आपके सोलिसिटर को डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, पता नहीं रिफ्यूजल के थे क्या थे, लेकिन वो सोलिसिटर को नहीं मिले। वो कंफर्म है कि सोलिसिटर को उन्होंने भिजवाए भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यही कि होम ऑफिस अपने सोलिसिटर को कहें, वो होम ऑफिस को कांटेक्ट करके बताए कि जी उसको कोई लेटर्स नहीं मिले थे या उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे। तो अगर सोलिसिटर उनको फैक्स कर देता है या उनसे बात कर लेता है तो वो उसको नई डेट में, अभी की डेट में जो रिफ्यूज़ल लेटर है या जो भी डिसीजन है उसको भेज देंगे। तो ज़्यादा बेहतर अपने सोलिसिटर को कहें कि वो होम ऑफिस को जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट कर ले। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुगल साहब, मैंने पूछना अपना सवाल। बेसिकली मुझे यहाँ पर 13 साल हो गए हैं। अच्छा। मेरा केस ना लेगेसी में है और डिसीजन में डिले हो रहा था, तो मैंने 2 महीने पहले मेरे लॉयर ने जुडिशियल रिव्यू में उनको अप्लाई किया उसके लिए। अच्छा। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 मंथ का टाइम दिया कि हम दिसंबर से पहले पहले आपका फैसला कर देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा? कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप भी उन केसेस में हैं जो कि लेगेसी में हैं। तो काफ़ी सारे केसेस अभी हैं जिनके केसेस के अभी तक फैसले नहीं हुए। जो लोग लेगेसी में, काफ़ी सारे लोगों के उन्होंने फ़ोटोज़ ले लिए थे साल पहले, लेकिन अभी तक उनके डिसीजन नहीं कर पाए। तो आपका भी उसी क्यू में है। तो होम ऑफिस वालों का, जैसे कि पहले एक प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे कि होम ऑफिस का टारगेट था कि इन केसेस को जुलाई में क्लियर करेंगे, लेकिन जुलाई तक कंप्लीट नहीं कर सके। फिर अगस्त में उन्होंने टारगेट दिया, वो भी नहीं कर सके। लेकिन अब कहते हैं कि शायद दिसंबर जनवरी तक इनको क्लियर कर दें। तो इंतजार ही करें, देखें क्या हो सकता है। चूँकि अगर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी तकरीबन 3 महीने लगते हैं। तो मुझे लगता है विद इन 3 मंथ्स आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, मेरा आपसे क्वेश्चन था जी। मेरा भी लेगेसी में केस था जी। अच्छा।
तो जून में मेरे से फोटोग्राफ मांगे थे उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मेरा उन्होंने बताया, ना कोई पत्र डाला ना कुछ। ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने फ़ोटो मांगे, किसी से जून में मांगे, किसी से मार्च में, किसी से उससे पहले, किसी से 1 साल पहले, लेकिन काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। होम ऑफिस वाले कहते हैं, उनकी तादाद तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 15,000 के लगभग अप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ फैसले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद चंद ही वीक्स में या चंद ही मंथ में आपके केस का फैसला हो जाए। जस्ट इंतजार करें, क्रिसमस तक देखें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए, जी फरमाइए। आया था यहाँ पे, अच्छा, और 7 साल मुझे हो गए। मैं लास्ट ईयर मैंने 2007 में 2008 में मैंने एप्लीकेशन डाला था वो ह्यूमन राइट्स के लिए। अच्छा, तो वो रिफ्यूज हो गया। फिर दोबारा मेरे लॉयर ने उनको लेटर लिखा कि आप फिर से चेक कीजिए वो, तो भी उन्होंने रिफ्यूज किया। तो उसके सामने राइट ऑफ अपील मांगा। उसके दौरान मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया था, फिर मुझे साइन पे डाल दिया। और उसके बाद मैंने शादी की, होम ऑफिस की परमिशन लेके शादी करके। मेरे वाइफ यहाँ की इंडेफिनिट स्टे है, और अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। और मैंने सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके मैंने एप्लीकेशन की वीजा के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी लीव जिसको बोलते हैं। तो अभी मैंने एप्लीकेशन की लास्ट मंथ, और अभी 2-3 दिन पहले उनका जवाब आ गया है कि वो रिफ्यूज हो गया है। तो मेरा क्या चांसेस हो सकता है सर अभी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी एप्लीकेशन अगर उन्होंने मैरिज की रिफ्यूज़ की है तो मुझे लगता है उन्होंने आपको अपील का राइट नहीं दिया होगा, क्योंकि वो मसले नॉर्मली अपील नहीं देते हैं। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स ये में आता है तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए था, लेकिन हम मसले आमतौर पर नहीं देते हैं। तो अगर उन्होंने आपको अपील का राइट नहीं दिया, आप इमीडिएटली इसको हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में ले जाएँ। तो मुझे लगता है कि जुडिशल रिव्यू में अगर इसको ले जाएँ, वहाँ से आपको कम से कम आपको अपील का राइट तो मिल जाएगा। अगर केस का फैसला आपके हक में नहीं होता है तो इमीडिएटली इसको किसी अच्छे वकील के थ्रू जुडिशल रिव्यू में ले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ये पूछना था, मैं 2003 में आया था इस कंट्री में अच्छा, एज ए स्टूडेंट पे। तो मेरे भी 8 साल हो गए हैं। ठीक है। और मेरी बेटी भी मेरे साथ है, लेकिन मेरी बेटी पाकिस्तान में पैदा हुई थी। अच्छा, तो मैं कोई ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर या कोई और किसी अपना के तहत मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? तो बेटी भी आपके साथ आई थी? हाँ जी, बेटी मेरे साथ आई थी, उस वक्त वो 2 साल की थी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 7 साल पूरे कर ले तो बिल्कुल उसके जो पेरेंट्स हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, चूँकि 7 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है। इस दौरान जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो अगर बच्चे के साथ 7 साल हो गए तो आप इंडेफिनिट तो आप अप्लाई कर सकते हो मास वालों को कि आपको यहाँ पे स्टे दे दें बच्चे की ग्राउंड पे। एक फैमिली कंसेशन होती थी, वो तो खैर ख़त्म हो गई थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स में आप आते हैं तो एप्लीकेशन करें, मुझे यकीन है आपको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम आयशा है, मैं आपकी पुरानी क्लाइंट हूँ। जी फरमाइए। जी सर, एक्चुअली आपने मेरा केस अप्लाई किया था लेगेसी में। अच्छा, अगर आप मेरी क्लाइंट है तो फिर टीवी नहीं आप लेकिन अभी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों वो जो था ना कि नाजरीन, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो प्लीज़ आप मुझे टीवी पे फ़ोन करने के बजाय मेरे दफ्तर में फ़ोन करके या मुझे आकर मिल सकते हैं। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, डॉक्टर मलिक, मेरे फ्रेंड है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको 4 साल हो गए इस कंट्री में और वो स्टे हो गए। तो अभी वो ह्यूमन राइट में एप्लीकेशन देना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या एक्चुअली जरूर पड़ेगी आपको? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। कौन से डॉक्यूमेंट के चाहिए? जी, समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहली बात तो उन्होंने ओवर स्टे नहीं होना था, ये गलत काम किया, चूँकि अगर कोई आदमी ओवर स्टे हो तो इमिग्रेशन वाले उससे फिर हैप्पी नहीं होते हैं। तो बहरहाल आप ऐसा करें, किसी अच्छे वकील से जाकर मिले, उनको जाकर पूरी बात बताएं कि ओवर स्टे क्यों हुए थे, किन हालात में हुए थे और क्या उनके सर्कमस्टांसेस है। वो मेरे ख्याल में पूरी बात सुन के आपको एडवाइस कर सकेंगे कि आप के कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ये डिपेंड होता है हर आदमी पे, कोई अगर वो फैमिली है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर सिंगल हैं तो उनके लिए अलग हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें और डिटेल में उनसे बात कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था, मेरे पास इंडेफिनिट वीजा है और उससे पहले मेरे पास स्टूडेंट वीजा था। 10 साल की बेस पे मेरा इंडेफिनिट हुआ था। मेरे साथ मेरी वाइफ डिपेंडेंट है और साथ एक बेटा भी है जो कि यहाँ पैदा हुआ है। मेरे साथ मेरी वाइफ का वीजा एक्सपायर हो गया था 20 जून को, स्टूडेंट वीजा। मैं उससे पहले इंडेफिनिट वीजे के लिए ड्यू हो चुका था, तो मैंने आउट ऑफ टाइम एप्लीकेशन भेजी थी जो कि जुलाई में थी इंडेफिनिट वीजे के लिए। 15 सितंबर को मेरा इंडेफिनिट वीजा लग के आ गया। मैं वाइफ का अपने साथ एज ए डिपेंडेंट नहीं डाल सकता था, ना ही बच्चे का डाल सकता था।
तो अब मुझे ये बताएं कि मेरे वाइफ के पास अभी वीजा ना हमने अप्लाई किया ना उसके पास कोई वीजा है, बेटे की नेशनलिटी मैंने अप्लाई कर दी है, एप्लीकेशन उसकी भेज दी है, तो जब वाइफ का मैं क्या करूं, यहाँ से अप्लाई करूं या पाकिस्तान से अप्लाई करूं, आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने वाइफ को ओवरस्टे नहीं होना देना चाहिए था, क्योंकि ओवरस्टे अगर आदमी हो जाए तो अच्छा नहीं होता, इमिग्रेशन वाले इसको पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल चूँकि बच्चा आपका यहाँ पे पैदा हुआ था, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल गया, तो बच्चा आपका नेशनलिटी के लिए इंटाइटल है। जब बच्चे को नेशनलिटी मिल जाए तो फिर मदर अप्लाई करे यहाँ से, तो उसके चांसेस है कि बच्चे की बेस को यहाँ पे स्टे मिल जाए। तो नेशनलिटी का वेट करें, जब बच्चे का पासपोर्ट बन जाए या ब्रिटिश, जब बच्चे की नेशनलिटी मिल जाए उसके बाद उसकी मदर का अप्लाई करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी और मेरी फैमिली को ताइवान में डिपेंडेंट का वीज़े मिले हुए। अच्छा। अब मुझे मालूम करना है, मेरी वाइफ और बच्चे सब पाकिस्तान में है, तो मुझे मालूम करना है क्या उनको 2 साल मेरे साथ रहना पड़ेगा या फिर उनको मतलब जब वो यहाँ आ जाएंगे, भले 1 महीने पहले ही आ जाएं, तो उनको इंडेफिनिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये मालूम करनी थी कि मैं यहाँ 6 मंथ लेट आया था, तो मेरे 5 साल पूरे में 6 महीने बाकी हैं, तो क्या मुझे वो जो 180 डेज की ये हॉलीडेज मिलती हैं जो मैं अवेल कर सकता हूँ ड्यूरिंग स्टे इन यूके, तो क्या वो एडजस्ट हो सकती हैं इसमें? तो बस ये मालूम हुआ। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं है, जो आपकी वाइफ है वो 2 साल यूके में रहेंगी तभी वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगी, वरना उनको इंडेफिनिट स्टे नहीं देंगे। वाइफ का ये है। जहाँ तक आपका तल्लक, आप 6 मंथ ले रहे थे, इसका मतलब है कि आपको 6 मंथ तक के लिए एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी, और जब यूके में आकर 5 साल पूरे कर लें तो फिर आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जी, मेरी शीरा पाकिस्तान से आई थी विजिटर। अच्छा। तो उसकी हमने सालन डलवाई है यहाँ को, उसका प्रॉब्लम था, शादीशुदा थी, वो प्रॉब्लम था उसके हस्बैंड के साथ। अच्छा। तो उन्होंने इनको इंटरव्यू पर गई तो उन्होंने डिटेन कर लिया, तो इसका क्या प्रोसीजर? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। अब अगर डिटेन कर लिया तो एक तो ये कर सकते हैं कि उनके केस का देखें क्या होता है, तो केस का इंतजार करें कि केस का क्या फैसला होता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई आदमी डिटेंशन में हो, सबसे पहले आप इमिग्रेशन ऑफिसर को अप्लाई करेंगे कि उनको टेम्परेरी एडमिशन दे दें, कि जब तक उनका केस का फैसला नहीं होता उनको रिलीज़ करें। अगर किसी वजह से टेम्परेरी एडमिशन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, एक जज को अप्लाई कर सकते हैं कि उनको बेल आउट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। मलिक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं अंजम बोल रहे हैं। जी अंजम साहब। मैं डोमेस्टिक वर्क ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, तो ਵਕੀਲ ਨੱਸ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ कर सकते मसलन के वो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक जी, आपके कॉल का शुक्रिया। मुझे यकीन है आपके कोई किसी एजेंट ने पैसे लिए होंगे, तो शायद सलिसिटर चूँकि इस मुल्क में ऐसा काम नहीं करते, ना ही मैंने कभी किसी सलिसिटर के बारे में ऐसी बात सुनी, या बार कोई एजेंट हुआ होगा जिसको आपने पैसे दिए होंगे। तो आमतौर पर आप जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि बजाय सलिसिटर्स के पास जाने के आप एजेंटों के हाथों में करते हैं, और एजेंटों के हाथ यही कुछ होता है। बहरहाल ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील के पास चले जाएँ, उनको कहें कि वो हम आपको कॉन्टैक्ट करके आपके कागजात की कापीज़ ले लें, और फिर वहाँ से एडवाइस लें कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, या तो नई एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर उसी केस को आगे चला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी है, उसके पास ई फैमिली परमिट का वीजा है जो कि एक्सपायर हो रहा है 17 फरवरी 2000 नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो अब ये है कि वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो वो आ नहीं सकती, तो वो वीजा तो एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे क्या दोबारा होम कंट्री से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? लेकिन अगर अप्लाई करना पड़ेगा तो क्या दोबारा से वही और सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, या जस्ट पासपोर्ट भेज के या थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगा के दोबारा रीइशू हो जाएगा, जो 6 मंथ का होता है ना, एंट्री क्लियरेंस मंथ की बात कर रहा हूँ।
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उनका वीज़ा फरवरी तक है तो फरवरी से पहले वो एनी टाइम आ सकती हैं और आकर यहाँ पे रह सकती हैं। उसके बाद अगर वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहें तो यहाँ से एक्सटेंड करवा सकती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं आ सकती हैं तो फिर अगर ये डेट गुजर जाती है फिर उनको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगी और जो नई एप्लीकेशन करना पड़ेगी उसके साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट दोबारा देना पड़ेंगे, तो फिर उनको नया वीज़ा दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए जी। मुझे यहाँ 5 साल हो गए। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता चल सकता है कि मैं कोई केस डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अब मुझे पता नहीं आप कब आए थे, क्यों आए थे, किस तरह आए थे, कितने क्या काम करते रहे, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आप किसी अच्छे वकील के पास चले जाएं, उनको जाकर ये सारी बातें बताएं। वो आपकी सारी बातें सुनकर आपको बता देंगे कि क्या आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हो सकता है शायद किसी में फिट हो, तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें जिसको पूरी बात बताएंगे, पूरी बात आपकी सुनकर आपको एडवाइस करेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी, फरमाइए जी। 21 सितंबर को क्या कहते हैं डिस्कशन लीव मिली थी, तो मैंने यहाँ पे अब शादी रजिस्टर्ड कराई है। तो मेरी बीवी स्टूडेंट वीजे पे है, तो मैंने ये पूछना था कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या मेरी बीवी का जो कज़न है वो स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं कर सकता। प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा तफसील से बता दें। शुक्रिया जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात है, बीवी का कज़न उसको कैसे स्पॉन्सर कर सकता है? हस्बैंड अगर आप हैं तो उसको स्पॉन्सर आप ही कर सकते हैं, बीवी का कज़न आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा है तो अगर उसकी यहाँ पे शादी इंडेफिनिट स्टे वाले के साथ हो जाती है या फिर ब्रिटिश नेशनल के साथ होती है, फिर तो उसके 99% चांसेस होते हैं कि उसका वीज़ा यहाँ से चेंज हो जाए। लेकिन चूँकि आपके पास खुद इंडेफिनिट स्टे नहीं है, लिहाजा आपके केस में कोई 100% चांसेस नहीं है कि उनको यहाँ से वीज़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें, तो देखें आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी, फरमाइए जी। जी फरमाइए। नाम रवि है जी, फरमाइए। मैं कंट्री को आके नेक्स्ट फरवरी में 10 इयर्स हो जाएगा। अच्छा। और 10 इयर्स टाइम में 6 इयर्स आई वाज स्टूडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द इयर्स आई ऑन वर्क परमिट। सो जब स्टूडेंट का वीजा में है तो मेरा सब बराबर आया था, देयर वाज नो एनी ओवरस्टे और समथिंग लाइक दैट। बट एट द एंड ऑफ माय लास्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट, होम ऑफिस वालों ने गलती में मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया एंड आई गॉट द लेटर आफ्टर 3 months। 3 months के बाद फिर मैं उसको एप्लीकेशन डाला दैट आई हैव सबमिटेड ऑल द एप्लीकेशंस, फिर आप लोग मेरे को गलत दिया बोल के। एंड एट द सेम टाइम मेरे को होम ऑफिस वाला भी जो मेरा केस वर्कर जो है वो खुद लेटर लिखा कि दैट इट्स आवर मिस्टेक, आपको फीस का भी पैसे वापस देंगे हम लोग, और अगर आप कंट्री छोड़ के नहीं गए तो पासपोर्ट भेज दीजिए, हम लोग वीसा डालते बोल के। एंड आई हैव सेंड दैट वन एंड दे हैव स्टैम्प्ड मी द स्टूडेंट वीजा एंड आफ्टर दैट अभी आपका सवाल क्या है? दिस टाइम इज इट गोइंग टू कंटिन्यू द 3 months पीरियड जो मेरे पास वीजा नहीं था वो 10 years में आई मीन एक्सेप्ट करते कि नहीं वो? ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब ये डिपेंड है केस वर्कर पे। अगर आप अप्लाई करें, चूँकि आपको 4 साल वर्क परमिट के ऊपर हो गए, ऑप्शन 1 ये है कि 10 years की कंप्लीशन पर आप अप्लाई करें। अगर तो मौसले आपको वीज़ा देते हैं, जो सर्कमस्टांसेस आपने बताएं, तो मेरा ख्याल है आपको दे देना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं देंगे तो आप इसको आगे कोर्ट में ले जाएं, तो कोर्ट से मुझे यकीन है आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के कई केसेस पहले हाई कोर्ट में गए, वहाँ से लोगों के हक़ में फ़ैसले हुए हैं। बल्कि होम ऑफिस वाले जो ही कोर्ट में जाते हैं वो पहले निगोशिएट करके आपको स्टे दे देते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, फिर ये कि वर्क परमिट के ऊपर 5 साल पूरे करें और उसके बाद इंडेफिनिट स्टे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है 10 years की बेस पे अप्लाई करके देख लें। तो मेरा अपना ख्याल है कि आपको स्टे हो जाना चाहिए। अगर होम ऑफिस वाले नहीं देते हैं तो कोर्ट से आपके ज़्यादा चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए जी। जी फरमाइए। लगता है शायद मुझे कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है, मेरी भांजी है 21 years old है। हेलो, पता नहीं किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी, मैंने पूछना है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 9 साल हो गए हैं। 2002 में मैं आई थी एज अ स्पाउस। अच्छा। तो फिर पहले साल ही मेरी शादी टूट गई थी, लेकिन मैं इन लॉज के साथ रही थी। फिर 4 साल में वो स्टे हो गई थी, तो मैं 2 साल रेफ्यूज में रही। तो फिर इसके बाद जो है मेरा 4 साल से केस जो है जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वो मुझे रिफ्यूज कर रहे हैं। और कोर्ट में 2008 में उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर अब मैंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो असाइलम भी रिफ्यूज हो गया है। तो मैंने सुना है कि ये 9 साल में स्टे दे देते हैं औरत को 4 साल में, लेकिन मैंने अभी फ्रेश क्लेम डालने हैं। तो डिप्रेशन का मतलब कि उसमें बताया है, मैंने पेपर्स वगैरह सारे भेजे और मैंने शादी भी अभी की है, तो वो भी असाइलम सीकर है। तो ऐसे कोई चांस है कि जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप डिपेंड है, मुझे तो आपके केसेस का पूरा पता नहीं, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस का वो हो नहीं सकता था। जब आप आई थी वीज़ा ख़त्म हो गया, आपने अप्लाई नहीं किया, फिर 4 साल के बाद अप्लाई किया, तो इमिग्रेशन वाले ज़ाहिर है ये भी सोचते होंगे आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस हुई होती, आप उस दिन या नेक्स्ट दिन या उससे अगले दिन चली जाती और कंप्लेंट्स करती या अप्लाई करती। लेकिन 4 साल के बाद अगर अप्लाई करें या डोमेस्टिक वायलेंस आपको याद आ जाए, तो फिर इमिग्रेशन वाले उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। यही वजह है कि आपका केस रिफ्यूज़ हो गया। अब यहाँ पे एक तो आपको काफ़ी अर्सा हो गया, फिर आप कहती हैं आपने शादी भी की हुई है और कहती हैं डिप्रेशन में भी, या किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें और उनको सारी बात बताएं, शायद वो किसी केस के लिए अप्लाई कर सकें आपके लिए। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं 2004 में वर्क परमिट पे आया था यहाँ पे। अच्छा। तो कुछ वजह से 2006 में ये कर्टेल हो गया था मेरा वीजा। अच्छा। फिर 2006 में मुझे जो है ना ये दोबारा 5 ईयर का जो है ना वर्क परमिट मिल गया था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यूस एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इस जुलाई में वो बंदा, कंपनी खत्म हो गई, बंदा डिफॉल्टर हो गया। तो अभी मेरा कुछ आगे ये जो अरसा पड़ा हुआ है सर, इसमें जो है ना मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैं प्रोफेशनल हूँ, जॉब मतलब घोड़े हॉर्स राइडिंग करता हूँ, जो है ना जॉब्स बहुत हैं, लेकिन ये जो सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है कि जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए होम ऑफिस से एम्प्लॉयर आपका, जो है ना ये स्पॉन्सरशिप का जो है ना, इस वजह से बहुत कम जो है ना ये जॉब्स के चांसेस बन रहे हैं। अब मेरे 4 महीने आगे रह गए। मार्च 2012 में मेरा जो है ना खत्म हो रहा है, जॉब मुझे मिल नहीं रही। तो मुझे सर कोई आप मशवरा देंगे, मैं क्या करूं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो आदमी यहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर, तो उसमें यही होता है कि अगर उनका 3 चीज़ें उसमें होती हैं, या तो ये कि आपकी जॉब एम्प्लॉयर बंद हो जाए, या फिर आप नौकरी छोड़ दें, या फिर एम्प्लॉयर आपको निकाल दे। इन तीनों सूरतों में रूल्स यही कहते हैं कि आप 28 डेज़ के अंदर अंदर नया वर्क परमिट लें या मुल्क छोड़ कर चले जाएँ। तो ये रूल्स कहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें, देखें क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी जी अस्सलाम। मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है। मैं पहले 2 इयर्स स्टूडेंट वीज़ा पे थी, 2 इयर्स फ्रेश टैलेंट पे, और उसके बाद 2.5 इयर्स टियर 2 जनरल में हूँ। तो मेरे एम्प्लॉयर को इतना अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए और एक्सटेंशन करेंगे। तो क्या मेरे लिए कोई और पॉसिबिलिटी है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर है फिर कोई और एम्प्लॉयर तलाश कर लें जितना जल्दी हो सके। चूँकि एक दफ़ा अगर आप वर्क परमिट के ऊपर चली गई हैं तो इसी को कंटिन्यू रखें। लेकिन गलती आपने ये की कि जब आपका फ्रेश टैलेंट ख़त्म हुआ था या जो PSW ख़त्म हुआ था, तो आपने इमीडिएटली टियर 1 जनरल पे चला जाना चाहिए था। उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप टियर 2 पे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा जितना जल्दी हो सके इसी फील्ड में कोई नया एम्प्लॉयर तलाश कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। डॉक्टर मलिक, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा वीज़ा स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड का वीज़ा PSW पे है वो, तो आप मुझे बताएंगे अगर मैं उन पे डिपेंडेंट होना चाहूँ तो मैं हो सकती हूँ? जी आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ आप हो सकती हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हो सकती। आपको वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। चूँकि अनफॉर्चुनेटली पहले रूल ऐसा था, लेकिन बाद में जब से ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना, इसमें उन्होंने कह दिया कि अगर कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर हो तो वो यहाँ से एज ए डिपेंडेंट स्विच ओवर नहीं कर सकता, बल्कि उसको अपने कंट्री में जाकर वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। तो बहरहाल अगर आप स्टूडेंट हैं और हस्बैंड के ऊपर करना चाहती हैं डिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो इसमें यही है कि वापस जाएँ अपने कंट्री में और वहाँ से वीज़ा लेकर आएँ। रूल्स इस वक्त यही कहते हैं। जी हाँ, इसका ये रूल्स यही कहते हैं कि आपको वापस जाना पड़ेगा, यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। कितना टाइम लगता अब डिपेंड है कि वहाँ जब एप्लीकेशन करेंगे, वैसे आमतौर पर इसमें 5 से 6 वीक में वीज़ा मिल जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हाँ जी सर, अनिल बोल रहा हूँ सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने मार्च में मैंने अपना एक्सटेंशन डाला था, लेकिन मेरा कॉलेज 2-3 महीने बाद ब्लैक लिस्ट हो गया। अच्छा।
और मेरा अभी पासपोर्ट वगैरह सारा होम ऑफिस में ही है, वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आ पाया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना ASL एग्जाम भी क्लियर किया है। अच्छा। और तब की मैं मेरे पीछे फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम ये है कि फैमिली ने भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। बोलते हैं कि हमने इतना सपोर्ट किया, इससे ज़्यादा हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में आपका जो केस है वो एक क्यू में है। असल में जब होम ऑफिस वाले किसी कॉलेज को बंद करने वाले होते हैं तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ों को कुछ अर्से के लिए पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें होम ऑफिस वाले जो कॉलेज बंद करते हैं, कॉलेज के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं, लिहाजा कुछ अर्से के लिए उसको पेंडिंग कर देते हैं। तो आपके केस में भी यही हुआ कि कॉलेज आपका बंद होने वाला था, होम ऑफिस को पहले से पता था कि कॉलेज को बंद कर रहे हैं, लिहाजा जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको शायद पेंडिंग कर दिया। अब ये कि अब जिस दिन आपके केस की बारी आई उस दिन वो ना कर देंगे, चूँकि आप यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसका हल यही है कि आप इमीडिएटली किसी नए कॉलेज में उसी कोर्स में एडमिशन लेकर तो हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि आपका पुराना कॉलेज बंद हो गया था, आपने नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उसका कैश लेटर साथ भेज दें, तो मुझे यकीन है कि आपका वीज़ा आगे हो जाएगा। बाकी जो आपने कहा है तो वो अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेशन वाले यहाँ पे वो बिलीव नहीं करते हैं कि आपको फैमिली सपोर्ट ना करे स्टूडेंट को, उसको यहाँ पे वीज़ा दें, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर अपने स्टूडेंट जो है आपके जो स्टडीज़ है उसी पर कंसनट्रेट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर नाज़रीन के साथ हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, आप TV देखते रहिएगा, चंद ही मिनट्स में फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली मेरी शादी 3 महीने पहले हुई थी और मेरे हस्बैंड स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। अच्छा। और वो FLR के लिए डालना चाहते हैं और बोलते तो मैं फिर वक्त मम्मी के पास रह रही हूँ और हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो उनका नाम ज़रूरी है टेनेंसी एग्रीमेंट पे? तो अब भी आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ की सिटीजन हूँ। आप काम कर रही हैं? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, उनका काम ज़रूरी नहीं है। अगर आप मम्मी के पास रहती हैं तो मम्मी की तरफ से अगर एक लेटर मिल जाए कि जिसमें वो कंफर्म कर दें कि वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं और उनको भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फुल टाइम काम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई टेनेंसी एग्रीमेंट की ज़रूरत है इस वक्त, सिर्फ एक लेटर मम्मी का काफ़ी होगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं इधर का नेशनल हूँ, तो मैंने इधर शादी नहीं अभी की हुई। मेरी एक फ्रेंड है, वो साइलम सीकर है। अच्छा। उसका एक यहाँ पे बेबी भी है, लेकिन उसका केस जो है वो रिफ्यूज हो चुका है। तो क्या मैं अगर उसके साथ शादी करता हूँ तो उसका कोई मसला क्लियर हो सकता है या क्या बनेगा उसके लिए? बेबी का बाप कौन है? उसका बाप जो है ना वो इधर नहीं है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें कोई 100% चांसेस नहीं है कि पहली बात यह कि असाइलम का केस आजकल ज़्यादा देर नहीं चलता है, तो या तो वो रिफ्यूज़ हो चुका होगा या शायद अपील पे हो, लेकिन अपील के चांसेस भी आजकल ज़्यादा नहीं, डिपेंड है सर्कमस्टांसेस पे। आल्दो के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप शादी करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसमें क्या होता है, हम उसकी डिस्कशन होती है कि आप जैसे सर्कमस्टांसेस में कभी कभी स्टे दे भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते, लेकिन अगर कोर्ट फैरा में ले जाएँ और ये केस थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए, फिर अब बाज़ हालात में वो आपको डिस्कशन लीव दे देते हैं। तो बहरहाल अगर शादी करके अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं इससे 2008 से आई थी। ठीक है। मुझे मैनू ना किसी ने इतने मंगाया सी, डोमेस्टिक सर्वेंट थी। मैं उन्होंने घर उन्होंने बच्चों की लुक आफ्टर करती सी। ठीक है। ते नाले उन्होंने जिदा क्लीनिंग वगैरह भी कर दिंदी सी। ठीक है। ते मैं 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 6000 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि जो डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा है बहुत अच्छा वीज़ा था आपके पास, तो आपने सिर्फ इस वीज़े को आगे करवाना था। तो इसमें जब आप आई थी 4 साल के बाद आपको परमानेंट सेटलमेंट मिल जानी थी और 5 साल के बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाना था। अब पता नहीं किसी वजह से पता नहीं आपने अप्लाई किया या नहीं किया या क्यों नहीं अप्लाई किया। बहरहाल जो आपका पासपोर्ट है ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई नहीं रख सकता है। आप इसका ये हल करें कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चली जाएँ जो उनके घर के करीब है, तो उनको जाकर बताएं कि आपका पासपोर्ट आपकी एक्स एम्प्लॉयर ने रखा है, आपको वापस नहीं दे रहे हैं। तो वो पुलिस वाला कोई या पुलिस स्टेशन से कोई ऑफिसर आपके साथ जाएगा और आपको पासपोर्ट वहाँ से दिलवा देगा। पासपोर्ट कोई आपका नहीं रख सकता है। अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो गया है तब भी कोई जब आप पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाएंगी वो आपको कोई अरेस्ट नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पासपोर्ट लें, फिर अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी मैं 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2002 ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैं असालम सीकर थी। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में आप भी उन लोगों में से थे, उन लोगों में से हैं जो कि लेगेसी में आते हैं। तो वो आदमी जिन्होंने 2007 से पहले अगर असालम की थी, गवर्नमेंट इन सबको स्टे दे रही है, बल्कि अब तो ये स्कीम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो आपने तो 2006 या 7 में अप्लाई कर देना चाहिए था, आपको स्टे मिल जाता। तो ज़्यादा बेहतर है जितना जल्दी हो सके होम ऑफिस को अप्लाई कर दें, चूँकि ये स्कीम है और फ्यू वीक्स में ख़त्म होने वाली है। तो अगर आप के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने असालम क्लेम की थी तो इमीडिएटली लेगेसी में अप्लाई कर दें, तो मुझे यकीन है आपका स्टे हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पता करना था कि मेरे भाई हैं तो उन्होंने अब अप्लाई करना है अपनी वाइफ के वीजे के लिए, इंडेफिनेट के लिए। अच्छा। उनके पास स्पाउस वीजा, वो पाकिस्तान से आए हैं। अब जो है उन्होंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, मगर मसला ये है कि वो ब्रिटिश नेशनल है, तो वो जो है फैमिली टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं और जो घर जो लिया हुआ उसके भी आधे पैसे कौंसल देती है और आधे वो खुद अपने पास से देते हैं। तो पूछना था कि अगर अप्लाई करेंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीजे पे कोई असर तो नहीं पड़ता? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ वीज़े पे असर पड़ता है, चूँकि अगर शुरू में इमिग्रेशन वालों को पता होता कि ये गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे तो उनकी वाइफ को कभी वीज़ा ना देते। तो बहरहाल ये बेनिफिट्स, ये 2 साल का वीज़ा इसीलिए होता है कि अपने आप को एस्टैब्लिश करें। तो अगर तो आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं तो इमिग्रेशन वाले इसको अच्छा नहीं समझते हैं और वो वीज़ा नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ पढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि मेरी सिस्टर वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा पर है, पर उसको कन्वर्ट करवाना या एक्शन करवाना क्या है प्रोसीजर? और दूसरा ये कि मुझे अपना सारा रिकॉर्ड होम ऑफिस से मंगवाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पिछले 10 साल का? थैंक यू सो मच। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपकी सिस्टर का तल्लक है, ये जो वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़ा है तो ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है। अलबत्ता 2 कैटेगरीज में ये चेंज हो सकता है, एक तो मैरिज वाली कैटेगरी और दूसरा अगर कोई वर्क परमिट उनका दे तो ट्राई करके देख लें अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन निकलती है। जहाँ तक आपका तल्लक है तो आप अपना बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो आपका पासपोर्ट मांगेंगे और दूसरे आपसे 2 आपके को बिल्स मांगेंगे। अगर आपके पास हैं तो आप अपना सारा रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग। मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी पूछिए। वो एक्चुअली वर्क परमिट वीजा पे है, वो 2007 में आए थे। अच्छा। उनका सैलरी तब 14,000 पर एनम था। तो अभी जून 2011 में वो 2012 में अप्लाई करेंगे। तो अभी सैलरी का क्राइटेरिया क्या है? कुछ मैंने सुना है कि चेंज हो गया है, कुछ ऐसा। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उन्होंने एक कानून चेंज कर दिया, अप्रैल में हुआ, उसके बाद एक और अमेंडमेंट की। अब वो ये कहते हैं कि एट द टाइम आप जब आप इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई करें उस वक्त ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपको जो सैलरी है वो मार्केट रेट के हिसाब से मिल रही है और आपको पे स्लिप्स भी देना पड़ेंगी 2-3 महीने की। तो अगर आप पे स्लिप्स नहीं दे पाएंगे मार्केट रेट के हिसाब से तो वो एप्लीकेशन ना कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अपने एम्प्लॉयर से बात करें, अगर उनको वही वेजेस मिलते हैं जो मार्केट रेट के हिसाब से फिर तो ठीक है, वरना फिर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने का खतरा है। तो ज़्यादा बेहतर अपने एम्प्लॉयर से बात कर लें या फिर अपने हस्बैंड को कहें कि किसी वकील से मशवरा कर लें ताकि डिटेल में उनको बता सकें कि रूल्स आप क्या हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब। जी फरमाइए। मलिक साहब मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ पर। मैं इनिशियली यहाँ पे फैमिली के साथ ही आया था मैं स्टूडेंट वीजा पे। अच्छा। 5 साल में स्टूडेंट वीजा पे था और उसके बाद 2 साल से मैं अभी वर्क परमिट पे हूँ।
उस दौरान एक्चुअली 3 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे यहीं पर पैदा हुए थे। अभी मेरी बेटी जो है 7 साल की है। अच्छा, तो कोई चांसेस है कि मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, इंडेफिनिट स्टे के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो जो कानून है तो वो अभी समझें कि डिफरेंट मराइल से गुजर रहा है। चूँकि शुरू में 7 साल जब पूरे करें तो उस वक्त इंडेफिनिट स्टे मिलता था, लेकिन बाद में ये स्कीम जो है ये ख़त्म हो गई थी। फिर उसको कोर्ट में ले गए तो कोर्ट से फिर डिसीजन आ गया कि इनको यहाँ पे स्टे मिलना चाहिए, इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। लेकिन होम ऑफिस ने आगे अपील कर रखी है डिसीजन के ख़िलाफ़, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी चंद माह में नेक्स्ट फ्यू मंथ में उसकी हेयरिंग होगी। तो जब तक वो नया कानून नहीं बनता उस वक्त अगर कोई 7 साल पूरे करके अप्लाई करे, इस वक्त होम ऑफिस की पॉलिसी है कि उसको डिस्क्रिशन लीव 3 साल की दे देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी, या डॉक्टर मलिक। यस। मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, और मेरे 5 बच्चे हैं यहाँ के बॉर्न। ठीक है। और मेरी जो पार्टनर है वो जर्मन की है। अच्छा, तो मैं लेगसी में आता हूँ, उन्होंने मेरे से मेरे बच्चों के पासपोर्ट और वाइफ के पासपोर्ट और सबकी फोटो मांगी थी। अच्छा। वो मैंने भेज दिया, 1.5 साल हो गया उसको। अच्छा, तो अभी वो मुझे कुछ बता नहीं रहे। ठीक। क्या कुछ आप बन सकता है? तो आपने लेगेसी में अप्लाई किया है? यस। तो आपने कभी असाइलम क्लेम किया था? या पहले किया था। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप लेगेसी में आते हैं। अगर आपने मार्च 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था तो बिल्कुल आप लेगेसी में आते हैं। लेगेसी में आपको स्टे मिल जानी चाहिए। आपके 5 बच्चे भी हैं जो कि जर्मन नेशनल हैं, तो आपको तो स्टे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ज़्यादा बेहतर है होम ऑफिस को थोड़ा सा पुश करें, यानी वकील के थ्रू उनको चिट्ठी लिखें, या फिर अपने सलिसिटर के अपने वकील के थ्रू या सलिसिटर के थ्रू उसको पुश करें, या फिर खुद भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, या MP से भी चिट्ठी लिखवा सकते हैं। होम ऑफिस को थोड़ा सा पुश करें तो मुझे यकीन है आपको बहुत जल्दी स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझसे बात करें, टीवी ना देखें। जी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं और टीवी की आवाज़। जी फरमाइए। मैं सर आज से 7 साल पहले यहाँ पे आया था 1 महीने के लिए। ठीक। तो अब मेरे पास वीजा नहीं है, मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? केस करूँ कि अप्लाई करूँ, क्या करूँ? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप शुरू में आए थे 7 साल पहले, उस वक्त कोई अप्लाई कर देते तो मुझे यकीन है बहुत पहले आपका स्टे हो चुका होता। लेकिन गलती आपने की ये कि आप यहाँ पे रहे, फिर ओवर स्टे किया या इलीगल तरीके से रह गए। तो मैं हमेशा इस प्रोग्राम में यही एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करें कि आप बिल्कुल ओवर स्टे ना हो और इलीगल ना हो, बल्कि आते ही अपना वीज़ा रेगुलराइज करने के लिए अप्लाई कर दिया करें। बहरहाल आपके केस में अगर 7 साल हो गए, आपको रहने का प्रूफ है, तो मुझे लगता है कि आप शायद ह्यूमन राइट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें, उनसे मशवरा करें और देखें कि अगर आप अप्लाई कर तो सकते सर, हो। अगर किसी वकील से बात करूँ तो कुछ हो जाएगा कि आज से 10 साल 3 साल और गुजारूँ ऐसे ही? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। अगर आप 14 ईयर्स पूरे कर लेते हैं तो फिर एक कानून है, लेकिन अगर आपको 7 साल यहाँ पे हो गए तो 3 साल पूरे करने के ऊपर भी आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, चूँकि एक रूल है 14 ईयर्स का कि 14 साल पूरे करने के बाद अगर कोई यहाँ से अप्लाई करे तो फिर उसको इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। लेकिन 14 साल का होम ऑफिस वाले पूरा प्रूफ मांगते हैं, जैसे बिजली बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, काउंसिल टैक्स, हर साल का आपके पास प्रूफ हो तो फिर इंडेफिनिट स्टे दे देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाजरीन, नमस्कार। आप होल्ड रखें, थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ, इसके बाद मैं आपका ही कॉल लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे कमर्शियल ब्रेक से पहले छोड़ा था। देखते हैं हमारे कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब, मैं आमिर बोल रहे हैं। जी आमिर साहब। ਤੇ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਗਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ठीक। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। जी ठीक है। क्या पता करना है अभी?
तो अभी पता करना में क्या बना उसका। जी आपकी कल का शुक्रिया। आप लेगेसी में नहीं आते हैं, चूँकि लेगेसी सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए थी, तो आप लेगेसी में तो नहीं आते थे। तो किसी वजह से अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया था, आप दोबारा अप्लाई कर सकते थे होम ऑफिस को डोमेस्टिक वर्कर वीज़े के लिए। चूँकि बाज़ सर्कमस्टांसिस में अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे आए, किसी वजह से ओवरस्टेयर हो जाए, अगर उनको एक्सप्लेनेशन दे दे, वो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा आगे कर देते हैं। तो लेगेसी में आप नहीं आते थे, तो मुझे नहीं यकीन कि आपको मुझे नहीं यकीन कि आपको लेगेसी में स्टे मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर है डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा आगे करवाने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। वो एक्चुअली वर्क परमिट वीजा पे हैं और उनका करंट सैलरी अभी 18,000 पाउंड पर ईयर है। तो अभी नेक्स्ट ईयर हमको ILR के लिए अप्लाई करना है, तो उसका सैलरी क्राइटेरिया कितना है, एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। मुझे पता नहीं उनकी जॉब क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किस पोजीशन पे हैं। तो आप इंटरनेट पे चले जाएं, वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद है। होम ऑफिस की जो वेबसाइट है Tier 2 की डिटेल में चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी कि किस कैटेगरी में कितने वेजेस हैं, जो मार्केट रेट है। तो आपके हस्बैंड अगर मार्केट रेट में मिलता है, उनको वेजेस मार्केट रेट में मिल रहे हैं, तो उनको फिर इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। अगर मार्केट रेट्स के हिसाब से नहीं मिलता है और पे स्लिप ना दे सकें, फिर उनको प्रॉब्लम होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मेरे वालिद साहब ने मेरे मम ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਇੱਥੇ ਨੇ UK 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 284 ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 61 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 61 ਇਅਰਸ 올ਡ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਟੀਅਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੇ ਗੋਟ देयर ओन बिजनेस। ਤੇ ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं आया, यानी कि अपर टीयर ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ठीक है जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में ये एक वाकई एक अनरीजनेबल कानून है जो इंग्लिश कानून ने लागू किया है, तो इसको हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इसकी हेयरिंग होने वाली है। डेट इस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन हेयरिंग डेट इसकी आ गई है। तो इस पर हाईकोर्ट फैसला करेगी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये कानून लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अगर आपके पास डॉक्टर का लेटर आपने अपील की है, तो जब आपकी हेयरिंग आएगी, तो हेयरिंग आमतौर पर जब आप अपील करते हैं उसके 2 से ढाई महीने के अंदर हेयरिंग डेट आ जाती है। और जो ही आपकी हेयरिंग डेट आ जाए, तो आप कोर्ट में जाकर फिर जज को बताएं। आगे फिर जज की मर्जी है कि वो उनको अलाउ करता है या नहीं करता है। तो इसको अपील जो आपने की हुई है, बस उसी को आगे फॉलो करें। किसी अच्छे बैरिस्टर को कोर्ट में ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं समीना बात कर रही हूँ लंदन से। जी फरमाइए। मुझे ये पूछना है कि हम लोगों को 3 साल पहले इन्होंने तस्वीरें मांगी थी। मेरे हस्बैंड का केस है लेगेसी में, और हमारे 3 बच्चे हैं, और 3 साल से वो तस्वीरें मांग रहे हैं, भेजी हैं, फिर MP का लेटर भी भेजा है। अब सुना है कि सारा रिकॉर्ड गुम गया है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा। तो कितना टाइम और लगेगा? MP ने भी लेटर भेजा है। तो आप भी असाइलम एप्लीकेशन में उनकी डिपेंडेंट थी? जी बाद में नहीं, मैंने बाद में आके ज्वाइन किया था बच्चों के। तो आपने कब आई थी UK में? तकरीबन 6 साल हो गए, 2004 में। 2004 में? तो आपने उनको ज्वाइन आते ही किया था? नहीं, जब उन्होंने एप्लीकेशन बाद में डाली है, तो फिर बीच में हमारा। उन्होंने एप्लीकेशन कब डाली थी? एप्लीकेशन उन्होंने असाइलम की डाली 4 साल हो गए हैं। ये इसकी लेगेसी में 4 साल हो गए हैं। नहीं, तो असाइलम उन्होंने कब क्लेम किया था? 99 में। तो आपने असाइलम कब क्लेम किया था? मैंने असाइलम नहीं किया था, उनकी एप्लीकेशन गई थी, उसके साथ ही वकील ने हम सब बच्चों के और हमारे सारे केस। तो आपने कब किया था अपना केस? तकरीबन अब 5वां साल है, 4 साल हो गए हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो लेगेसी की सिचुएशन है, जैसे कि पहले भी एक कॉलर्स के जवाब में बता चुके हैं कि काफ़ी सारे केसेस जो पेंडिंग है, गुम फाइल्स होम ऑफिस से नहीं होती हैं, मिसप्लेस इधर उधर हो जाए लेकिन वो मिल जाती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, नई होम ऑफिस से फाइलें गुम होती हैं। तो अभी कोई 15,000 केसेस रह गए जिनके केसेस जिनके फैसले होने बाकी हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक आदमी का लेगेसी में केस चलता है, तो बाद में अगर उसके बच्चे आ जाते हैं और बच्चों ने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब लेगेसी मार्च 2007 से पहले ज्वाइन नहीं किया, अगर उसके बाद ज्वाइन करें उसको, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लेगेसी में नहीं आते हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स में आते हैं। बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन मार्च 2007 से पहले असाइलम की थी, उनको ज्वाइन कर लिया था, तो फिर आप लेगेसी में आती हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि इंतजार करें, या मसलन को रिमाइंडर भी भेज सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए।
जी डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल करना था कि मैंने अभी अपने नेशनलिटी के लिए पेपर भेजने हैं। अच्छा। तो वो जो पेपर मैंने भेजने हैं उसके साथ मैं अपना लाइफ इन द यूके वाला सर्टिफिकेट भी भेजूंगा। तो वो जो मेरा लाइफ इन द यूके सर्टिफिकेट है उसको मैंने लेमिनेट कर दिया असल में, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? मैं पेपर भेजूं या नहीं भेजूं? ये ना हो मैं भेजूं तो फिर वो रिफ्यूज कर दें, क्योंकि मुझे कुछ बंदों ने कहा है कि वो लेमिनेशन के साथ वो एक्सेप्ट नहीं करते। प्लीज जरा। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में लेमिनेटेड करने का अपने कंट्रीज में रिवाज है, यहाँ पे लोग नहीं करते हैं और बहुत कम करते हैं, क्योंकि बाज़ ऐसा डेटा होता है जो कंप्यूटर से पिकअप करते हैं, यानी आपको जो पेपर वगैरह उनको भेजते हो मसालों को, तो अब तो पेपर का सिलसिला कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अब ख़त्म होता ही जा रहा है। सारी चीज़ें स्कैन करके ले लेते हैं या उनको स्कैनर, तो बाज़ बात ये होता है कि अगर लेमिनेटेड कोई चीज़ हो तो उसको उनका स्कैनर जो है वो पिकअप नहीं करता है, इस वजह से प्रॉब्लम खड़ी होती है। बहरहाल आप वही सर्टिफिकेट भेज दें तो मुझे लगता है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर हैप्पी हो गया तो वो आपको नेशनलिटी दे देगा, तो आप अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, मैं टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा में 2 साल पहले यहाँ पे आया था। अच्छा। मेरे हस्बैंड यहाँ के सेटल है, जो हमारी शादी हमारे मुल्क में हुआ था, वहाँ की मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ देकर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्पाउस वीज़ा में अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के 6 वीक बाद होम ऑफिस ने मेरे जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज कर दिया, नो राइट ऑफ अपील। अब आपसे यही पूछना था, अब मैं क्या करूं? मेरे पास मेरी मैरिज का सब प्रूफ है, मैं 2 साल से मेरे हस्बैंड के पास ही रह रही हूँ। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आपकी शादी पहले हुई थी तो आपने डिपेंडेंट वीज़े पे क्यों नहीं आई, Tier 4 पे क्यों आई, ये एक प्रॉब्लम है। बहरहाल अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया तो आप देखें आपके पास अपील का राइट है या नहीं है। अगर अपील का राइट है तो इमीडिएटली अपील कर दें, अगर अपील का राइट नहीं है तो इसको फिर भी आप हाई कोर्ट में ले जा सकती हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि इसको आगे कोर्ट में ले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। नमस्कार। जी नमस्कार। सर ऐसा है कि मेरा ना स्टूडेंट और डिपेंडेंट हम 2009 में आए थे, अभी मेरा अप्रैल में डिपेंडेंट स्टूडेंट खत्म हो रहा, मेरी वाइफ स्टूडेंट थी और मैं डिपेंडेंट था। ठीक है। तो अभी मेरे एक बेबी हुआ है, 1 महीना हो गया है, तो क्या हम बेबी के बिहार पे जो कहते हैं 3 साल की कैटेगरी वीजा को देते हैं कि बच्चों को इंजेक्शन वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है यूके गवर्नमेंट की, कोई ऐसा वीजा की कैटेगरी है जिसमें? जी आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। वो ऐसी सूरत में अगर बच्चा ब्रिटिश नेशनल हो तो बच्चा ब्रिटिश नेशनल तभी हो सकता है माँ या बाप के पास ब्रिटिश नेशनलिटी हो या इंडेफिनिट स्टे हो। तो आप स्टूडेंट है, आपका बच्चा पैदा हुआ तो इस बेस पे आप यहाँ नहीं अभी रह सकते हैं। हाँ, एक है रूल कि अगर आप 7 साल तक बच्चे के साथ यहाँ पे रह जाएं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मौजूदा सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्टूडेंट वीज़े को ही आगे करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। जितनी भी ज़्यादा कॉल में ले सकता था लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कॉल नहीं मिल सकी हैं। तो अगर किसी की कॉल नहीं मिल सकी तो अगले संडे की सह पर 5 बजे में यही होगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।